नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष दुबे। आज का बिंदु है मैकबेथ। तो चलिए सीधे चालू करते हैं। टाइटिल टाइटिल मैकबेथ है। मैकबेथ के ऊपर हमको डिस्कस करना है। दूसरा, रिटन बाई का मतलब इसका ऑथर कौन है। मैकबेथ विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तीसरा पॉइंट, पब्लिश्ड का मतलब ये जो प्ले लिखा गया ये कब पब्लिकेशन हुआ इसका, दैट इज 1506, यानी कि 1506 में ये पब्लिश हुआ। जेनर जेनर का मतलब शैली है, किस प्रकार की शैली है ये ड्रामा किस प्रकार का है, तो ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी का आशय ये है कि इस प्ले में आप देखेंगे कि मैकबेथ जो इसका हीरो है उसके साथ बहुत ही दुखद घटना होती है। वह अपनी जो भी कामनाएं होती है उसको प्राप्त करने की तमाम कोशिश करता है, तमाम अनैतिक मार्ग का अनुसरण करता है, परंतु किसी भी तरीके से उसकी कामना अर्थात स्कॉटलैंड का राजा बनने की जो कल्पना थी, जो कामना थी, जो प्रयास था, वो सब नष्ट हो जाता है और वो बहुत ही दुखद तरीके से उसका अंत हो जाता है। सेटिंग सेटिंग ये 11वीं सेंचुरी स्कॉटलैंड की है, यानी 11वीं सेंचुरी स्कॉटलैंड की एक घटना है जिससे विलियम शेक्सपियर प्रेरित हुए हैं और उसी के आधार पर उन्होंने ये प्ले लिखा हुआ है। थीम थीम का मतलब है कि इसमें किस तरह की थीम है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण होता है ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। जब हम इसका उत्तर देते हैं, बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मैकबेथ इज ए ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, जस्ट डिस्क्राइब इट। मैकबेथ जो है कि एक ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन है, इसको आप डिस्क्राइब करिए। दूसरा, डेस्टिनी डेस्टिनी का मतलब भाग्य है, यानी कि द ट्रेजेडी ऑफ डेस्टिनी भी पूछा जाता है, जिसकी हम चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे। एंड ह्यूमन नेचर का मतलब प्रकृति मनुष्य का जो स्वभाव है वो बहुत ही मिक्सचर होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तमाम तरह की विचारधारा नेचर होती है व्यक्ति की, तो इस प्ले में आपको देखने को मिलेगा। सब टाइटल का मतलब कि इन तीन टाइटल थीम्स के अलावा या मैकबेथ का जो टाइटल है, इसमें जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें एक्सप्लोरिंग थीम्स, मतलब बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन या डेस्टिनी या ह्यूमन नेचर ही इसमें है, बल्कि इसके अतिरिक्त बहुत से थीम आपको इसमें समझ में आएंगे। करेक्टर्स, आपको तमाम वेराइटीज ऑफ करेक्टर्स इसमें मिलेंगे। एंड ट्रेजिक आर्क का मतलब यहाँ पे है लोगों के साथ जो घटनाएं घटती हैं वो भी देखने को आपको मिलेंगी। विजुअल्स, अगला पॉइंट इसमें विजुअल्स है। विजुअल्स का मतलब दृश्य क्या है इसमें। इसमें दृश्य की जब बात करेंगे तो डार्क एंड मूडी इमेजरी ऑफ कैस्टल आर मिस्टी बैटलफील्ड, तो तीन बातें हैं। डार्क एंड मूडी इमेजरी, जैसा कि आप फर्स्ट सीन में देखते हैं, थंडरिंग, लाइटनिंग, स्टार, ये सब इमेज आते हैं जहाँ पे थ्री वेड सिस्टर्स अपीयर होती हैं। कैस्टल कैस्टल का मतलब राजमहल। राजमहल में इसमें आप देखते हैं कि मैकबेथ के कैस्टल का जो है कि उल्लेख है, दिखाया जाता है, जिसमें किंग डंकन की हत्या होती है। अगला है मिस्टी बैटलफील्ड। बैटलफील्ड का वर्णन है ही है। मैकबेथ का जब वर्णन, तमाम सैनिक आते हैं, तमाम मैसेंजर्स आते हैं बैटलफील्ड से और किंग डंकन को उसका विवेचन करते हैं, बताते हैं, तो आपको बैटलफील्ड के संदर्भ में वो बताते हैं कि बैटलफील्ड का क्या सीन रहा। अगली महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। जैसा कि हमने फर्स्ट पीपीटी में ये देखा था, फर्स्ट स्लाइड में, कि ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन है। ये ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन कैसे है, देखिए ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन में इसमें मैकबेथ का जो एम्बिशन है उसमें तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। ट्रिगर्ड बाय द वीचेस प्रोफेसी, यानी कि मैकबेथ के मन में एम्बिशन कैसे स्प्राउट हुआ, कैसे आया। तो आपने देखा होगा कि जब मैकबेथ बैटलफील्ड से जीत करके वापस आ रहा है तो रास्ते में उसको तीन विचेज सिस्टर्स मिलती हैं और वो उसके भविष्य के विषय में भविष्यवाणी करती हैं, प्रोफेसी करती हैं, प्रिडिक्ट करती हैं कि यू वुड बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। यानी उसके मन में ये एम्बिशन डालती हैं कि आप फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड हो, यानी कि स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। आप सोचिए कि मैकबेथ वाज द इंचार्ज ऑफ army of Scotland, but he is predicted by the witches that he is future king of Scotland. एक सेना नायक जिसने कभी नहीं सोचा है कि वो स्कॉटलैंड का राजा बन जाएगा, जिसके मन में ये बात नहीं आई है, जो अपने राज्य के प्रति बहुत वफादार है, जो अपने राजा के प्रति, डंकन के प्रति बहुत वफादार है, उसके मन में बीचेस ने ये एम्बिशन का कीड़ा डाला और वह सोचने लगा, उसको प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार का प्रयास करने लगा जो अनैतिक रहा है। तो जो उसके मन में, मैकबेथ के मन में जो एम्बिशन आया, उसके व्यवहार में जो एम्बिशन आया, दैट वाज वेरी फर्स्ट ट्रिगर्ड बाय द विचेज। सबसे पहले विचेज ने वो ट्रिगर किया है उसके माइंड। दूसरी बात,
फ्यूल्ड बाय लेडी मैकबेथ मैनिपुलेशन। अभी तो सिर्फ वीचेस ने उसके मन में यह बात डाली, यह महत्वाकांक्षा डाली कि आप राजा बनोगे, लेकिन इस महत्वाकांक्षा को आग देने का काम, यानी आग में घी डालने का काम किसने किया? लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ कौन है? मैकबेथ की वाइफ है। उसने क्या किया? उसकी महत्वाकांक्षा को और आग दे दिया, धधका दिया। मैकबेथ मैनिपुलेशन, उसके सारे नैतिकता को मैनिपुलेट कर दिया। उसने वो सारा प्रयास किया कि मैकबेथ राजा की हत्या करे ताकि वो स्कॉटलैंड की रानी बन जाए। तो फ्यूल्ड बाई लेडी मैकबेथ। अगली बात है लीड्स टू मॉरल करप्शन एंड डाउनफॉल। बात अब क्या आती है, जब उसकी महत्वाकांक्षा नॉर्मल लेवल से ऊपर चली जाती है तो क्या करता है? मॉरल करप्शन एंड डाउनफॉल, जितनी भी नैतिक कार्य है उनका हनन करता है, तमाम मॉरली करप्ट हो जाता है। Macbeth was morally corrupted. Why? So that he could utilize or get or achieve the ambitions triggered by prophecy, triggered by witches and fueled by lady Macbeths. जो महत्वाकांक्षा 3 विच सिस्टर्स ने बोया था और उसका पोषण लेडी मैकबेथ ने किया था, उस महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए फाइनली मैकबेथ तमाम अनैतिक कार्य करता है, लोगों की हत्याएं करता है और तमाम भ्रामक प्रचार प्रसार और एक बहुत ही डरावना वातावरण का निर्माण कर देता है। फाइनली क्या होता है? डाउनफॉल। ये सारी चीजें उसको अंत की तरफ लेकर चली जाती है। दूसरी बात आती है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर रीचिंग एम्बिशन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर रीचिंग एम्बिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जब व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा, यानी कि आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षा हो जाती है तो उसका क्या होता है? क्या हुआ? बहुत अधिक महत्वाकांक्षा हो गई मैकबेथ की, तो काले क्या किया? मैकबेथ मर्डर्स किंग डंकन। अपनी महत्वाकांक्षा, जो अनैतिक महत्वाकांक्षा है, ओवर रीचिंग एम्बिशन है, उस एम्बिशन की वजह से मैकबेथ ने किंग डंकन की हत्या कर दी, जिस जो उनको बहुत मानते थे। आपको पता होगा कि किंग डंकन मैकबेथ को कजिन कहेंगे, वो माय डियर कजिन, भाई के रूप में महत्व दिया है, भाई का स्थान दिया है। लेकिन महत्वाकांक्षा जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो भाई भी भाई नहीं रहता, उसकी भी हत्या मैकबेथ ने कर दी। दूसरा बात है एलिनेशन फ्रॉम एलिज एंड लेडी मैकबेथ। उसकी महत्वाकांक्षा का ही परिणाम था कि वो अपने लोगों से अलग हो गया। जैसे बैंको वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, बैंको से अलग हो गया। बैंको से ज्यादा क्लोज इसमें कोई नहीं है मैकबेथ का, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा एक ऐसा कारण थी जो उससे अलग हो गया। हालांकि बैंको की भी हत्या मैकबेथ ने कराई है। तो पहली बात, लोगों से अलग हो गया। लेडी मैकबेथ को भी वो महत्वाकांक्षा के कारण खो दिया है, क्योंकि लेडी मैकबेथ वाज डेड ड्यू टू द एम्बिशन। वो भी अपने एम्बिशन के कारण पागल हो गई है और फाइनली वो सुसाइड कर लेती है। तो लेडी मैकबेथ से भी वो अलग हो गया। अल्टीमेटली कॉजेज हिज ट्रेजिक डेमिस, और फाइनली उसका जो महत्वाकांक्षा है, उसका जो एम्बिशन है, दैट वाज द रीजन व्हाई ही गॉट डेथ। वही महत्वाकांक्षा कारण बनती है जो उसके मृत्यु की तरफ उसको लेके चली जाती है, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका मैकबेथ्स एम्बिशन और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर रीचिंग एम्बिशन। अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। अब ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन के बाद हम सीधे आ जाएंगे, आपका अगला है द रोल ऑफ डेस्टिनी एंड फ्री विल। एम्बिशन का हम लोग पढ़, अब रोल ऑफ डेस्टिनी एंड फ्री विल। डेस्टिनी का मतलब भाग्य, भाग्य का क्या रोल रहा उसका, एंड फ्री विल का मतलब उसकी जो स्वच्छंद सोच थी, स्वच्छंद विचारधारा थी, स्वच्छंद चिंतन था, स्वच्छंद इच्छा थी, वो क्या किया? द विचेस प्रोफेसीज predict Macbeth's rise to power and Banquo's descendants becoming kings। देखिए, डेस्टिनी का मतलब वो भाग्य मान लिया अपना। क्या? प्रिडिक्ट मैकबेथ्स राइज टू पावर। मैकबेथ के विषय में विचेस ने क्या किया? प्रिडिक्शन दिया था, भविष्यवाणी की थी कि यू वुड बी द पावरफुल पर्सन, मीन्स यू वुड बी द किंग, फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। जैसा कि आपको पता है कि जब वो बैटलफील्ड से आता है तो उसके विषय में विचेस ने बताया है कि हेल टू दी एज द ऑडे ऑफ कॉडर, एज द ऑडे ऑफ ग्लैमिस, एंड फाइनली एज द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। यानी कि कॉडर का थाड़े, ग्लैमिस का थाड़े और
स्कॉटलैंड के भावी राजा के रूप में उसका स्वागत हुआ है। ये सारी चीजें मैकबेथ को क्या करती हैं, राइज टू पावर। उसके अंदर एक बहुत अलग तरीके का भावबोध करा देती हैं और उसे लगता है कि ही वॉज वेरी रिच पर्सन इन द पर्सपेक्ट ऑफ डेस्टिनी। भाग्य के संदर्भ में वो बहुत ही धनाढ्य है, अमीर है, रिच है और उसे राजा बनना ही होगा। और लेकिन हुआ क्या, ये प्रिडिक्शन जो थी, प्रिडिक्शन डिसिडेंट्स बिकमिंग, ये प्रिडिक्शन हुआ, प्रिडिक्ट मैकबेथ राइज टू पावर। मैकबेथ के लिए क्या हुआ कि वो पावर यानी किंगशिप को प्राप्त करेगा। एंड बैंको डिसिडेंट्स बिकमिंग किंग, और बैंको क्या होगा, राजाओं का पूर्वज बनेगा। डिसिडेंट्स बिकमिंग किंग्स यानी राजाओं का पूर्वज। ये दो बातें वहां पे डेस्टिनी यानी भविष्यवाणी की गई। भविष्यवाणी यानी भाग्य की बात की गई। किसने किया था, वीचेस ने किया था। थ्री इडियट सिस्टर, आपको याद होगा कि बैटलफील्ड से लौटते समय बैंगो एंड मैकबेथ दोनों के विषय में वीचेस ने प्रेडिक्शन दिया था। मैकबेथ के विषय में बताया था कि मैकबेथ वुड बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड एंड बैंगो वुड बी द फादर ऑफ किंग्स, यानी कि राजाओं का पूर्वज बनेगा, पिता बनेगा। तो ये दो बातें इसमें डेस्टिनी के संदर्भ में यानी कि भाग्य के संदर्भ में बताई गई। अगला है क्रिएट एम्बिग्यूटी बिटवीन फेट एंड चॉइस। बहुत ही भ्रामक वातावरण क्रिएट कर दिया गया इसके माध्यम में। एक तो फेट भाग्य और चॉइस दोनों बहुत ही भ्रामक हो गए हैं। अगली बात आती है मैकबेथ चॉइस। मैकबेथ क्या चॉइस करता है, स्ट्रगल, फ्री विल एंड डेस्टिनी। बहुत संघर्ष करता है। मेक डेलिब्रेट डिसीजंस टू अचीव द प्रोफेसी। उसके व्यवहार में बहुत ही अनपेक्षित परिवर्तन आ गया है। वह जो भाग्य है उसको प्राप्त करने के लिए, जो भविष्यवाणी है उसको प्राप्त करने के लिए वो तमाम तरह के अनैतिक कार्यों को करता है। यहाँ पे अगली बात आती है, डज डेस्टिनी कंट्रोल मैकबेथ और डज ही शेप हिज ओन फेट। क्रिटिकल क्वेश्चन है ये। एक प्रश्न बनता है कि मैकबेथ को उसका भाग्य नियंत्रित करता है या वो अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। ये बहुत ही डिस्कस का विषय है। हालांकि यहाँ तो भाग्य है और नहीं वो भाग्य का निर्माण करता है। हालांकि वो अपने भाग्य यानी भविष्य का निर्माण जरूर कर लेता है, लेकिन भाग्य ने उसका उसके लिए कुछ नहीं किया था। उसके अंदर ये एम्बिशन आ गया था, उसके अंदर ये भ्रम हो गया था कि वह भाग्य है और सबका कारण विशेष थी और उसकी स्वयं अपनी थी। इसके बाद सीधे चलते हैं अगले कंटेंट पे। अगला कंटेंट आपका है ह्यूमन नेचर एंड मॉरल। ह्यूमन नेचर एंड मॉरल। ह्यूमन नेचर एंड मॉरल कंटेंट। मैकबेथ एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने चर्चा भी की है कि ह्यूमन नेचर इसमें है। ह्यूमन नेचर का इंटरनल कंफ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल। ये मनुष्य का स्वभाव है कि उसके अंदर अच्छा और बुरा के मध्य क्या कर चलता है, संघर्ष चलता है। वो निर्णय नहीं ले पाता और ये हुआ मैकबेथ के साथ। आपने देखा कि मैकबेथ हमेशा इस कन्फ्लिक्शन में रहा कि वो क्या करे क्या न करे। कभी उसको मर्डर करने की इच्छा नहीं होती थी, कभी वो फिर स्टिमुलेट कर दिया जाता था अपनी लेडी मैकबेथ के द्वारा, तो मर्डर करने के लिए फिर तैयार हो जाता है। तो ये जो अच्छा और बुरा, उचित और अनुचित, नैतिक और अनैतिक के मध्य जो संघर्ष है वो मैकबेथ के बीच में परमानेंट चलता रहता है। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, तो ह्यूमन नेचर का यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से विलियम शेक्सपियर ने वर्णन किया है। अगला है द करप्टिंग पावर ऑफ अनचेक एम्बिशन। करप्टिंग पावर ऑफ अनचेक, अनचेक एम्बिशन का मतलब यही है, ओवर रीचिंग एम्बिशन। तो जब आप आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षा रख लेते हैं या अनुचित महत्वाकांक्षा जो होती है वह व्यक्ति को क्या करती है, करप्टिंग पावर, उसके अंदर जो शक्ति है, जो उसकी योग्यता है, उस योग्यता का दुरुपयोग करने लगता है। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो व्यक्ति को अपने अंदर ओवर रीच या ओवर एम्बिशन नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज वो करने लगता है वो काम जो उसे नैतिक रूप से अलाउ नहीं करता। लेडी मैकबेथ का रोल है इसमें। लेडी मैकबेथ कैटलिस्ट फॉर मैकबेथ सेक्शंस। मैकबेथ जो भी निर्णय लिया है, आप देख रहे हैं कि सबके पीछे लेडी मैकबेथ का हाथ है, तो आप कह सकते हैं कैटलिस्ट फॉर मैकबेथ। अगला है ओवरवेल्म बाय गिल्ट रिप्रेजेंटिंग कॉन्शियस। गिल्ट प्रतीत होता है मैकबेथ को, बार बार ये लगा है जैसा कि वो बोल रहा है कि इवन द वाटर ऑफ अरबिया, यानी अरब का जो
इवन द परफ्यूम ऑफ अरबिया, जो अरब का संपूर्ण सेंट है, यानी कि जो सुगंधित तत्व है, वो भी उसके पाप को परिवर्तित नहीं कर सकता। उसकी जो दुर्गंध है, हत्या की जो दुर्गंध उससे आ रही है, वो अरबिया के परफ्यूम से भी शुद्ध नहीं हो सकती है। रिप्रेजेंटिंग कॉन्शियसनेस, कभी कभी उसके अंदर ये कॉन्शियस होता है, अपने आप को गिल्ट फील करता है। अगला है यूनिवर्सल थीम में, यूनिवर्सल थीम का पहला पॉइंट हो जाएगा स्ट्रगल विद गिल्ट। अपने गिल्ट को स्ट्रगल करता है, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लियर हैट। नेपच्यून ओशन मतलब कि जो एक महासागर की बात की गई है, नेपच्यून ओशन की बात की गई है, उसका संपूर्ण जल जो मैकबेथ के हाथ में खून लगा हुआ है, हत्या का जो खून है, जो जो पाप है, उसको महासागर का समुद्र भी साफ नहीं कर सकता। ये क्या है? दैट इज द स्ट्रगल विद गिल्ट। इस तरह के गिल्ट में, आत्म ग्लानि से वो परेशान है। अगला है फियर ऑफ रेट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा की थीम्स एंड मोटिव्स। मोटिव्स, जैसा कि मैंने क्लास में बताया कि मोटिव्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए मिलेगा एम्बिशन। एम्बिशन क्या करता है? ड्राइव्स द प्लॉट एंड लीड्स टू डाउनफॉल। पूरा प्लॉट एक के बाद एक जो होता है, वो एम्बिशन के द्वारा ड्राइव किया जाता है, और ये एम्बिशन ही है जो मैकबेथ को डाउनफॉल की तरफ लेके चला गया है। गिल्ट एंड कॉन्शियसनेस, मैंने बताया विजिबल इन मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ, दोनों में गिल्ट एंड कॉन्शियसनेस है। गिल्ट फील करता है मैकबेथ, कॉन्सियस, काफी कॉन्शियस है लेडी मैकबेथ, वो डिटरमाइंड है अपने कार्य के प्रति। और मैकबेथ कभी कभी कॉन्शियस हो जाता है। एक्चुअली मैकबेथ वाज सफरिंग, और ही वाज suffering from the confliction between his ambition and the, you can say, the morality, और महत्वाकांक्षा के मध्य वो काफी संघर्ष करता है। लेकिन लेडी मैकबेथ वाज अ वेरी कॉन्शियस लेडी। फाइनली शी वाज आल्सो डेड एंड डाउनफॉल, बट शी वाज वेरी डिटरमाइंड एंड वेरी strict to get the seat of Scotland. अगला है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इसमें है, ये विचेज हैं, विजन्स हैं, अपॉरिशंस, मैनिपुलेटेड द करेक्टर। अपॉरिशंस का मतलब जब हिकेट आती है, विचेज की जो चीफ है, हिकेट आती है, एक यज्ञ चलता है जिसमें वो मैकबेथ के भविष्य के विषय में दो तीन बातें बताती है, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए हैं। अगला है पावर एंड करप्शन। पावर लीड्स टू टिरेनी। पावर एंड करप्शन, पावर का मतलब जब व्यक्ति के हाथ में शक्ति आती है तो वो क्या हो जाता है? टिरेनी हो जाता है। वह जो है कि टिरेनिकल व्यवहार करने लगता है, और ये टिरेनिकल व्यवहार जिसको आप करप्शन कह सकते हैं। तो पावर एंड करप्शन बोथ आर एसोसिएटेड। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि व्यक्ति के हाथ में जब पावर आती है तो उसको अपने आप के ऊपर बहुत नियंत्रण रखना चाहिए, बहुत संयम रखना चाहिए, अदरवाइज करप्शन से वो बच नहीं सकता। अगली बात यह है फेट वर्सेस विल, फ्री विल। फेट, भाग्य, फ्री विल, हम लोग बात कर चुके हैं, सेंट्रल फिलोसॉफिकल डिबेट का विषय है। अगला आता है सिंबोलिज्म, इसमें है ब्लड। ब्लड आपने देखा है। गिल्ट एंड वायलेंस। गिल्ट मैकबेथ ने किया है, वायलेंस पूरे प्ले में आपको देखने को मिलेगा। डार्कनेस, इविल डीड्स एंड मॉरल करप्शन। इविल डीड मतलब बुरे कार्य, मॉरल करप्शन यानी नैतिकता का पतन। ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिली है। इसके बाद अगला जाता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में, मैकबेथ है। मैकबेथ ट्रेजिक हीरो हुज एम्बिशन लीड्स टू हिज डेमिस। मैकबेथ के विषय में बस ये कहा जाएगा कि यह एक ऐसा हीरो है जो महत्वाकांक्षा के कारण अपने अंत को प्राप्त कर लेता है। लेडी मैकबेथ है। लेडी मैकबेथ एम्बिशियस एंड मैनिपुलेटिव बट लेटर कंज्यूम्ड बाय गिल्ट। काफी एम्बिशियस लेडी है, आपको पता है उसने मैकबेथ को राजा डंकन की हत्या करने के लिए पूरी तरीके से फ्यूल किया है, बट लेटर कंज्यूम्ड बाय गिल्ट, फाइनली वो नष्ट हो जाती है और उसे अपना जो है कि गलती का बोध होता है। द थ्री विचेज रिप्रेजेंट फेट एंड सुपर नेचुरल मैनिपुलेशन, जो कि किसी के भाग्य और उसके जीवन के प्रति जो मैनिपुलेशन है, जो छेड़छाड़ है, वो यहाँ पे थ्री विचेज के द्वारा किया गया है। बैंको, बैंको वाज वेरी लॉयल एंड ऑनरेबल पर्सन, काफी ईमानदार है। रिप्रेजेंटिंग द पाथ मैकबेथ कुड हैव चूज, वो बार बार सोचता है कि मैकबेथ सही मार्ग पे चले, एक अच्छे मित्र का कर्तव्य कराता है, कर्तव्य निभाता है बैंको। मैकडफ एंटागोनिस्ट हु अल्टीमेटली डिफीट्स मैकबेथ। एंटागोनिस्ट का मतलब यहाँ पे तो मान लो आपकी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो फाइनली मैकबेथ की हत्या करता है, क्योंकि
ऐसा इसमें कहा गया है कि मैकबेथ वुड बी किल्ड बाय ओनली द मैन हु हैज नॉट नॉर्मली बॉर्न फ्रॉम द वोम्ब ऑफ हिज मदर। तो मैकबेथ ऐसा ही था कि उसका जो जन्म हुआ था वो प्राकृतिक नहीं था, बल्कि वह सीजर के द्वारा पैदा हुआ था, और यही फाइनली मैकबेथ की हत्या करता है, यानी मैकबेथ को परास्त करता है। ट्रेजिक आर्क ऑफ मैकबेथ आपने देखा, ट्रेजिक आर्क मैकबेथ के साथ क्या हुआ है। इंट्रोडक्शन यानी प्रारंभ में आप देखते हैं कि मैकबेथ की बहुत प्रशंसा की गई है, ब्रेव वॉरियर, एडमायर्ड बाय ऑल, सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, बहुत बहादुर योद्धा है वो। राइजिंग एक्शन है, जब थोड़ा सा ऊपर आते हैं या थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इन्फ्लुएंस्ड बाय विचेज एंड लेडी मैकबेथ, बीच में ही जब यूं ही वो बैटलफील्ड से वापस आता है, वो थ्री विच सिस्टर्स उससे मिलती हैं और उसको प्रभावित करती हैं, उसके मन में महत्वाकांक्षा का बीजारोपण करती हैं। और लेडी मैकबेथ जो कि फोर्थ विच कहा जाता है, उसने भी मैकबेथ के महत्वाकांक्षा को पोषित किया है। क्लाइमेक्स में मर्डर ऑफ किंग डंकन के मर्डर की सीन आती है, जो कैस्टल ऑफ मैकबेथ है, वहां पे ये सीन बिल्कुल क्लाइमेक्स में आ जाता है, ये ड्रामा बिल्कुल क्लाइमेक्स में आ जाता है, और उसके बाद ये फॉलिंग एक्शन में आ जाता है। फॉलिंग एक्शन में आप देखते हैं पेरोनिया, टिरेनी एंड लॉस ऑफ एलाइज, तमाम जो एक दूसरे के बीच में संबंध है वो संदेहास्पद हो जाता है, लोग एक दूसरे से डरने लगते हैं, संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। तो ये फॉलिंग एक्शन है। कैटास्ट्रोफ डिफीटेड बाय मैकबेथ एंड डाइज ट्रेजिकली। फाइनली कैटास्ट्रोफ इसमें यही देखने को मिलेगा कि मैकबेथ जो है वो मैकडफ के द्वारा पराजित किया जाता है, डाइज ट्रेजिकली, और उसका अंत हो जाता है, बहुत ही दुखद अंत होता है। अगली बात आती है रिलीवेंस इन मॉडर्न टाइम, आज के समय में क्या इसका उपयोगिता है। यह है थीम ऑफ एम्बिशन एंड करप्शन। आप देख रहे हैं कि आज के समय में सिन इन पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड लीडरशिप, इन तीनों क्षेत्रों में लोगों के अंदर एम्बिशन का इतना ज़्यादा जो है कि प्रभाव है। तो ये आप आज के परिवेश में देख सकते हैं। मॉरल लेसन क्या है, द डेंजर ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन, द डेंजर आप, ये हमेशा व्यक्ति को समझना चाहिए कि अगर ओवरवेल्म्ड एम्बिशन है तो निश्चित रूप से ये बहुत खतरनाक है व्यक्ति के लिए। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएथिकल चॉइसेस, अनएथिकल चॉइसेस का मतलब अनैतिक विचार या अनैतिक कार्य हमेशा व्यक्ति को नष्ट की तरफ ले जाता है, तो ये हमेशा सीख लेनी चाहिए। ह्यूमन नेचर, टाइमलेस एक्सप्लोरेशन ऑफ गिल्ट कॉन्शियसनेस एंड ग्रीड, ये ह्यूमन नेचर है कि वो आ, अपने गिल्ट को एक्सप्लोर करता है, कॉन्शियस रहता है, एंड ग्रीड, लालच इत्यादि, ये मनुष्य का स्वभाव है। अगली बात आ जाती है मेमोरेबल कोट्स। मेमोरेबल कोट्स में यहाँ पे देखिए पहला कोट है, इज दिस डाइजर विच आई सी बिफोर मी। मैकबेथ का इनर टर्माइल है, इनर टर्माइल का मतलब आंतरिक वेदना है उसकी, और आंतरिक एक्सप्रेशन है, इंटरनल एक्सप्रेशन है। वो जब वो देखता है, क्या देखता है, एक डाइजर, कैसा डाइजर, जो डाइजर दरअसल है नहीं लेकिन उसको दिखाई देता है। कब? किंग डंकन के जस्ट डेथ के पहले, मर्डर के पहले, वो देखता है कि उसके सामने एक खंजर है, और वो खंजर उसको प्रेरित कर रहा है कि आओ मुझे पकड़ो और चलो कमरे में, उस चैम्बर में किंग डंकन के, और वहां चल करके उसकी हत्या कर दो। तो ये वो कहता है, इज दिस डेजर विच आई सी बिफोर मी, कहता है कि क्या ये खंजर है जो मेरे सामने दिख रहा है। ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि कहीं खंजर तो है नहीं, वो ऐसा देख रहा है, उसके मन में महत्वाकांक्षा इतनी ओवरवेल्म कर गई है, वो इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया गया है कि वो कॉन्शियस मोड में नहीं है, अनकॉन्शियसली ही वाज लुकिंग द डेजर। तो इसी को क्वेश्चन करता है। अगला है लेडी मैकबेथ को जब गिल्ट होता है, आउट डैम्ड स्पॉट आउट टू से, वो बड़बड़ाने लगती है कि चले जाओ, हट जाओ, ये सब। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण कोट है कि व्यक्ति को इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा अनैतिक मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, अदरवाइज वो अपने कॉन्सियस को खो देता है। लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो ऑफ पुअर प्लेयर, एक रिफ्लेक्शंस है ऑन द फिटलिटी ऑफ लाइफ। जीवन के प्रति बहुत निराश हो जाता है मैकबेथ, कहता है जीवन तो है लेकिन ये सिर्फ एक छाया है। छाया का मतलब जो वास्तविक नहीं है, जैसे मनुष्य चल रहा है और उसके बगल में छाया चलती है, शेडो, वही कहता है लाइफ इज, जीवन तो है बट अ वॉकिंग शेडो, लेकिन ये जीवन कैसा है, एक शेडो की तरह है, छाया की तरह है, जिसमें कोई वास्तविकता नहीं है। अब पुअर प्लेयर, मनुष्य क्या है, पुअर प्लेयर। पुअर प्लेयर का मतलब मनुष्य अपने जीवन का
स्वयं निर्माता नहीं है, पुअर प्लेयर है। पुअर प्लेयर का मतलब उसको ये खेल कौन खिला रहा है? भगवान खिला रहे हैं। तो कहता है कि मनुष्य तो सिर्फ एक खेल खेलने वाला व्यक्ति है, काठ का पुतला है जिसको कोई और खिलाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा नैतिकता का पालन करना चाहिए। ये जब उसके जीवन से उसको घृणा हो जाती है, जीवन में निराशा आ जाती है, तब कहता है लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर। अगला है व्हाट डन कांट बी अनडन। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इरेगेबिलिटी अफेक्शन है इसमें, फाइनली ये बात आती है। तो ये महत्वपूर्ण कोट्स हैं, इसको जो याद करना चाहिए, मेमोरेबल कोट्स हैं, ये व्यक्ति को याद करना चाहिए। आगे कंक्लूजन है, मैकबेथ इज अ टाइमलेस ट्रेजेडी दैट डेल्व्स इनटू द डार्कनेस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। टाइमलेस ट्रेजेडी है मैकबेथ, जो व्यक्ति के स्वभाव से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगला है इट्स थीम ऑफ एम्बिशन डेस्टिनी मॉरलिटी रिमेन रिलेवेंट टुडे। हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। थीम ऑफ एम्बिशन, थीम ऑफ डेस्टिनी, थीम ऑफ मॉरलिटी, ये सारी चीजें जो आज के परिवेश में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये इसमें विलियम शेक्सपियर ने इंक्लूड किया है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इसको दिखाया है। अगला है शेक्सपियर्स यूज ऑफ लैंग्वेज एंड सिंबोलिज्म इंश्योर्स द प्लेज लास्टिंग लेगेसी। शेक्सपियर की भाषा, सिंबोलिज्म इत्यादि जो है वह उनके प्ले को बहुत ही महान बनाती है और लोगों को सीख और प्रेरणा देती है हाउ टू कंपोज द प्ले। अगला है फाइनल कोट, ऑल हेल मैकबेथ दैट शाल बी किंग हियर आफ्टर। ये फाइनल कोट है इसमें। इसके बाद ये आपका जो शॉर्ट में हमने ये बात की, ये जो कंटेंट है इसमें, इसके हिसाब से आप एक बेहतर उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।